युद्ध चाहे पारिवारिक हो, घरेलू हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों ना हो, युद्ध सदैव विनाशकारी रहता है। हमेशा सदैव युद्ध जो होता है वो हानिकारक रहता है। हानिकारक है पर्यावरण के लिए, मानव जाति के लिए, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हम किसी भी प्रकार से देख लें, युद्ध जो है हमेशा सदैव विनाशकारी परिणाम ही छोड़ता है। युद्ध के जो परिणाम होते हैं, युद्ध के जो प्रभाव होते हैं, हमने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी जाने थे, हमने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी जानते हैं। युद्ध जैसे कि जो कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हमने जानते हैं, युद्ध जो होता है सब विनाशकारी, उसके क्या क्या प्रभाव हुए थे हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले प्रभाव और उसके कुछ परिणामों के बारे में। मैं शुभम आज आपके साथ एसएसएम लर्निंग आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले प्रभाव और उसके परिणामों के बारे में। एक एक करके हम उनको एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले मानव जीवन का विनाश। मानव जीवन का विनाश जो है, मानव जो था द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर माना जा रहा था कि मानव का कोई भी अस्तित्व नहीं है, मानव की कोई भी पहचान नहीं मानी जा रही थी, मानव को केवल एक माध्यम माना जा रहा था युद्ध को जीतने का। यानी कि सैनिकों की संख्या चाहे कितनी भी खत्म क्यों ना हो जाए, सैनिक चाहे कितने भी क्यों ना मर जाए, लेकिन हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे गुट को विजयी होना है, ये बात सोचकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर लगभग 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर मानव जीवन तो गया, उसके साथ साथ जेट विमान, प्रेक्षेपास्त्र अस्त्र और कई सारे तरह के परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध के अंदर कई सारे तरह के ऐसे हथियारों का प्रयोग किया गया जो कि आधुनिकता में बने थे, यानी कि जिनका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी नहीं किया गया था, यानी कि उससे पहले होने वाले किसी युद्ध के अंदर उनका प्रयोग नहीं किया गया था। कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये एक ऐसा युग था, यानी कि ये कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि इसके अंदर कई सारे तरह के हथियारों का विनाशकारी प्रभाव समाज के अंदर, पर्यावरण के अंदर, मानव जीवन के ऊपर देखने को मिला। दूसरी चीज है आपकी सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभाव। दूसरे आपके प्रभाव थे सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव। इसके अंदर जैसे हम बात करें सामाजिक प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक प्रभाव जो था इसके अंदर जो फ्रांस था आपका, फ्रांस के अंदर कम्युनिज्म पार्टी थी। कम्युनिज्म पार्टी जो थी वो लोकतांत्रिक पार्टी थी, यानी कि जो कम्युनिज्म पार्टी थी लोकतांत्रिक पार्टी में चेंज हो गई थी। जो कि लोकतांत्रिक कैसी पार्टी थी, जो कि पूंजीवादी पार्टी थी। उसके दो अलग अलग तरीके बोल सकते हैं, दो अलग अलग तरीके गुट बन गए थे, एक था कम्युनिज्म पार्टी वाला, एक लोकतांत्रिकवादी वाला। जो लोकतांत्रिकवादी थे वो पूंजीवादी थे, सारे तरह पूंजीवाद वालों ने उसके अंदर अपना समावेश किया था, उस सब के अपना उसके अंदर विकास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं फ्रांस के अंदर जो था, फ्रांस में साम्यवादी सरकार जो थी वो रूस की साम्यवादी विचारधारा के तरफ झुकी जा रही थी। उनकी समीपता देखी जाती है रूस की साम्यवादी विचारधारा की तरफ। जो खुद के, यानी कि जो फ्रांस के अंदर खुद की जो सेना, खुद की जो जनता थी, वो जनता अपने शासक के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह करना चाह रही थी, उनके खिलाफ घृणा से देखा जा रहा था। इसी वजह से वहां पे एक अलग से समूह बनाया गया जिसे घृणा थिएटर समूह के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां पर घृणा थिएटर समूह के नाम से जाना जाता है। इस समूह का संचालन कुछ ऐसे व्यक्ति कर रहे थे जो कि समाज के अंदर केवल युद्ध, ऐसे व्यक्ति जो मतलब घृणा से बचने के लिए वो अपना युद्ध के माध्यम से अपना, या फिर कह सकते हैं अपने घृणा को दूर करने के लिए अपना विकास करना चाह रहे थे, जिसके अंदर उनका नेतृत्व करने के अंदर सबसे आगे सैमुअल बेकेट नाम के व्यक्ति थे। जो सैमुअल्स थे वो कई सारे तरह के ऐसे विचारों से, एक तरीके से कह सकते हैं किस तरह के विचारों से प्रभावित थे कि वो चाह रहे थे कि अपना विकास जो है हम घृणा के माध्यम से ना करें। वो घृणा से घिरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ जो थे कि साम्यवादी सरकार, उनकी खुद की साम्यवादी सरकार थी, रूस की साम्यवादी सरकार की तरफ, उनकी विचारधारा की तरफ प्रभावित हो रही थी। तो वो क्या था कि वो अपना विकास खुद करना चाह रहे थे। अब बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर क्या था कि सबसे पहले वहां पे ओपेरा म्यूजिक बजता था। ओपेरा म्यूजिक कौन सा होता है, जो कि शांतिमय म्यूजिक होता है। ओपेरा म्यूजिक के साथ साथ अब जो था वहां पे पॉप म्यूजिक बजना भी शुरू हो गया। पॉप म्यूजिक बोले तो पॉप म्यूजिक का मतलब होता है जिसके अंदर थोड़ा सा रॉक वाला सॉन्ग बजता है, वो रॉक म्यूजिक बजना भी इसके अंदर शुरू हो गया था।
ये थे कुछ उसके सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो कि समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर पड़े थे। अब तीसरा था युद्ध तकनीकी में परिवर्तन। युद्ध की जो तकनीक थी उसके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। युद्ध तकनीक के अंदर जो परिवर्तन आया था उसके अंदर ये था कि कई सारे परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जा रहा था। कई सारे इतिहासकार मानते हैं, कई सारे विद्वानों का कहना है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर परमाणु युग का सूर्यपात हो गया, यानी परमाणु युग जो था पूरा का पूरा समाप्त हो गया। वहीं एक बहुत बड़े विद्वान जो हुए, जो जिनका नाम मैक्स लर्नर था। मैक्स लर्नर का कहना है कि जो आपके अति मारकता वाले युग जो था, अति मारकता वाला जो युग था, उसका भी पूरा का पूरा सूर्यपात हो गया, उसका भी एक तरीके से पूर्ण निधन हो गया था, वो खत्म हो गया था। ये था युद्ध तकनीक के परिवर्तन जो थे उसके अंदर ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जाता है कि जो कि पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान दे रहे थे, यानी कि अपने समाज के अंदर उनका प्रभाव अभी तक समाज के अंदर देखा जा सकता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आगे बात करते हैं शांति समझौते की शुरुआत। जैसे कि आपके प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति समझौता तैयार किया गया, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी शांति समझौता तैयार किया गया था। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शांति समझौते की कोई भी मान्यता नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो शांति समझौता तैयार किया गया उसके अंदर मान्यता प्रदान हुई। क्यों? क्योंकि पहले के अंदर कई सारी कमियां थी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बता रखी है। आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। आगे जो हम दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो तकनीकी या फिर जो कह सकते हैं जो विचार रखे गए वो थोड़े से पहले विश्व युद्ध के पश्चात तैयार किए शांति पत्र से अलग थे। इसके अंदर 1941 के अंदर सन 1941 के अंदर आपका अटलांटिक चार्टर नाम की एक संस्था तैयार की गई। उनका उसके अंदर जो था कि रूजवेल्ट और पूर्व चर्चिल नाम के दो व्यक्ति जो थे, उन्होंने मतलब दो संस्थापक थे उनके, उनका मानना था कि ये हमारी संस्था जो है, यानी कि जो अटलांटिक चार्टर जो है, इसका काम है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना और क्या है कि इसके प्रभावों को थोड़ा कम करना, यानी कि इसको शांति बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन 1942 के जो वॉशिंगटन के अंदर सम्मेलन हुआ था, वॉशिंगटन सम्मेलन के अंदर वहां पे राष्ट्रीय संघ था, उसकी स्थापना की गई। उसके अंदर लगभग उसने 26 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए। उसके 26 देशों ने उसने हस्ताक्षर किए। वो 26 के 26 देश चाहते थे कि राष्ट्र संघ बने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि यूएनओ की संस्थापना आपके 1942 के अंदर यूएनओ की स्थापना करने के लिए, निर्माण करने के लिए प्रस्तावना पारित कर दी गई थी। फिर 1945 यानी कि जो याल्टा सम्मेलन हुआ था, 1945 के अंदर याल्टा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर उस समय कई सारे देशों ने मिलकर लगभग उसमें 50 देशों ने मिलकर कहा था कि परिषद का निर्माण किया जाए। परिषद के निर्माण कार्य के लिए भी लगभग 50 देशों ने अपनी मान्यता प्रदान की, अपने हस्ताक्षर किए मान्यता प्रदान पत्र के ऊपर। उसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देशों ने भी उसके अंदर अपनी मान्यता प्रदान कर दी, बोलते कि हाँ इसकी जरूरत है, परिषद की जरूरत है, ताकि क्या है कि विश्व के अंदर जो अशांति फैल गई है उस अशांति को शांति के अंदर परिवर्तन किया जाए, शांति बनाई जाए। ये जो था इसके अंदर यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मिलकर भी उसके अंदर काफी सारा काम किया था। इनका भी वहां पे अहम रोल था। इन्होंने जो क्या नाम है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले कारण थे उनके अंदर अपना अहम योगदान दिया और उनको रोकने के अंदर, या फिर कहा जा सकता है कि उनके अंदर समाधान निकालने में इन्होंने अपना काफी सारा योगदान प्रस्तुत किया था। अब बात कर लेते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध का जो वातावरण था ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हो गया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होता है कि कभी भी बोला जाता है कि युद्ध जो है कभी शांति से समाप्त अगर हो जाए तो अच्छा, नहीं तो लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना कहीं संभावना रहती है कि भविष्य के अंदर इसकी युद्ध की कहीं ना कहीं तो युद्ध होगा ही होगा। उसी तरह की संभावना शीत युद्ध का कारण बनी। हुआ क्या था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी कई सारे ऐसी कमियां रह गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कई सारी कमियां रह गई थी जिसका जो परिणाम था वो शीत युद्ध के अंदर देखा गया। विश्व जो था दो अलग अलग राष्ट्रों के अंदर बट गया, दो अलग अलग गुटों के अंदर बढ़ चुका था। मैक्सिमम विश्व की जो थी बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो थी वो थम चुकी थी, उनका नुकसान हो चुका था। जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ऐसे करके बड़ी बड़ी शक्तियां जो थी, चीन जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां जो थी उस टाइम पे काफी अपने हार मान चुकी थी, वो नष्ट हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका और रूस दो ऐसे राष्ट्र थे जो अपने अलग अलग मोर्चे संभाले हुए थे। उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से अपना
अपना गुट बना लिया था। जैसे कि अमेरिका जो था, अमेरिका ने पश्चिमी गुट संभाला, अमेरिका पश्चिम की तरफ से पश्चिमी गुट संभाल लिया, और रूस ने पूर्वी गुट संभाल लिया। पूर्वी एरिया रूस का हो गया और पश्चिमी एरिया अमेरिका का हो गया था। अमेरिका जो था पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, और वहीं रूस जो था साम्यवादी विचारधारा को मानता था। अमेरिका जो था, अमेरिका का मानना था कि हम लेजेस फेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। उनकी मान्यता थी कि हम लेजेस फेयर का इस्तेमाल करेंगे। लेजेस फेयर का मतलब होता है कि हम मुक्त व्यापार करेंगे। लेजेस फेयर का मतलब होता है मुक्त व्यापार करेंगे। लेकिन वहीं जो रूस की सरकार जो थी, रूस जो था उस साम्यवादी सरकार जो थी, उसका मानना था वो लेके चलता था सबको, वो मजदूर हो, किसान हो, किसी भी तरह का फैक्ट्री में काम करने वाला हो, अपना कार्यकर्ता हो, मतलब कि किसी भी तरह का कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे फैक्ट्री का हो चाहे कहीं का भी हो, उन सबको साथ लेके चलने का काम रूस ने किया था। इस तरह से विश्व युद्ध अलग अलग भागों के अंदर बट गया था। जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध के अंदर लगभग शीत युद्ध आपका 45 वर्षों तक चला था। शीत युद्ध लगभग 45 वर्षों तक चला था। इस युद्ध के अंदर मैक्सिमम देशों ने अपना एक तरीके से अपना वर्चस्व खो रखे थे। देशों ने वर्चस्व खो चुके थे, लेकिन फिर भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, सशस्त्रीकरण बनाने के लिए इन्होंने इसके अंदर अपना काम शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। पर्यावरणीय प्रभाव ये तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मैक्सिमम हर युद्ध के पश्चात होता है। हर युद्ध के पश्चात मतलब कि क्या है कि चाहे छोटा हो युद्ध, चाहे बड़ा हो, घर का हो, कैसा भी हो, युद्ध का जो परिणाम होता है वो पर्यावरण के ऊपर देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम विस्फोट किया गया, जब परमाणु हथियारों से उसके ऊपर बम विस्फोट किया गया था, उसका परिणाम ये रहा कि वहां की जनसंख्या जो है उसका पूरा का पूरा समूल विनाश हो गया था। उसका परिणाम पर्यावरणीय प्रभाव आज तक देखा जाता है कि वहां पे जो अब भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं, उनको अपना शारीरिक रूप जो है वो पूर्णतः संपूर्ण रूप से ठीक प्राप्त नहीं होता। अब एक उनके कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, यानी कि पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जब भी युद्ध होता है, युद्ध के अंदर आपके पेड़ों की कटाई की गई थी, झरने, नदी, तालाब सबका विनाश हुआ था। कई सारे देशों की सीमाएं खराब हो गई थी, यानी बहुत सारा तरह का समूल विनाश हुआ था, जो कि पर्यावरणीय प्रभाव के अंदर आया था। कई सारे तरह का नुकसान जो था, यानी कि बोला जा सकता है कि युद्ध जो होता है, युद्ध कभी भी लाभकारी नहीं होता। युद्ध चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, युद्ध सदैव विनाशकारी होता है। युद्ध के हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। अब तक हमने जिन कारणों को जाना, उन कारणों के माध्यम से कह सकते हैं कि प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के शक्तिशाली राष्ट्र जो थे, उन्होंने अपनी शक्ति को प्रस्तुत करने हेतु मानव जीवन व पर्यावरण का दबाकर हिरास किया, यानी उनका दबा के नुकसान किया, जिससे सामाजिक प्रभाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान को भी झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की संधियां जो कि शक्तिशाली वर्गों का समर्थन करती है तथा पराजित व जो आम जनता थी उनको निशाना बनाती है, उनका दबाव, उनका शोषण करती है। इस प्रकार की जो नीतियां थी, संधियां जो थी, इसी प्रकार जो था उन्हीं की वजह से विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इन्हीं के प्रकार जो थे विश्व पर द्वितीय विश्व युद्ध की ऐसी एक लहर देखने को मिली। आज हमने इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के बारे में जाना, उनको हम और भी अच्छी तरह से रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारे मैंने वीडियोस के लिंक डाले, उनको आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।